चलो, वॉइस क्लियर है? ओके, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गैलेक्सी टीचर्स क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां हम सभी टीचिंग से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज होती हैं उसकी तैयारी करते हैं। अभी हम लोग 20 अगस्त 2023 को होने वाले CTET सीटेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लगाना चालू किया था, 7 जनवरी तक हो गया था। आज हम लोग डिस्कशन करने चल रहे हैं 8 जनवरी को जो पेपर हुआ था उसके बारे में। ठीक है, तो पार्ट 1 कहने का मतलब शुरू के 15 प्रश्न जो बेस्ड ऑन चैप्टर्स होते हैं, और पार्ट 2 में हम पेडागोजी वाले सेक्शन की चर्चा करेंगे जो बेस्ड ऑन पेडागोजी होगा, लास्ट के 15 क्वेश्चंस। ठीक है, आइए सबसे पहला प्रश्न हम देखते हैं क्या है। सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने है, विकासात्मक परिवर्तन मतलब जो बच्चे में विकास की प्रक्रिया होती है, विकास को हम बदलाव कहते हैं, विकास को हम परिवर्तन कहते हैं। बालक में होने वाला सकारात्मक बदलाव क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। ठीक, विकासात्मक परिवर्तन के लिए कौन सा ऑप्शन सही है? संस्कृतियों के बच्चों में सार्वभौमिक गति से होते हैं। सभी संस्कृतियों के बच्चों में, सभी यहाँ लिखा हुआ है, सभी संस्कृतियों के बच्चों में सार्वभौमिक गति से होते हैं, मतलब एक ही गति से होते हैं, तो ये बात गलत है। प्रत्येक बच्चे में विकास की दर अलग अलग होती है। तो इस सेंटेंस को हम क्या करते हैं? कट करते हैं। ठीक, फिर क्या है? मध्य बाल्यावस्था तक बहुत तेज गति से और फिर रुक जाती है। देखो, विकास की गति कभी रुकती है ही नहीं, वो निरंतर जब तक हमारी डेथ नहीं होती तब तक चलती रहती है। हाँ, उसकी गति एक जैसी नहीं होती है, कभी धीमे, कभी बहुत स्लो, कभी बहुत तेज, लेकिन रुकती नहीं है। और बाल्यावस्था या मध्य बाल्यावस्था में तो एकदम धीमे हो जाती है। शैशवा में शारीरिक और मानसिक विकास तेजी से चलता है, बाल्या में थोड़ा धीमा होता है, रुकता नहीं, और किशोरा में फिर एक उफान के रूप में एक तेजी पकड़ता है। ठीक, फिर क्या है? हमेशा एक रैखिक तरीके से होते हैं और एक आयामी होते हैं, एक आयामी नहीं होते। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक, तो ये अलग अलग आयाम हैं। तो 3 प्रश्न, 3 ऑप्शन हमारे गलत हो गए हैं। सही कौन सा होगा? डी वाला, कि विकासात्मक परिवर्तन वंशानुगत कारकों और पर्यावरणीय प्रभावों की परस्पर क्रिया है। मतलब जो हमारे शरीर में परिवर्तन हो रहा है, इसमें वंश का भी योगदान है और वातावरण का भी योगदान है, जहां हम रहते हैं, जो हम खाते पीते हैं। हमारी बुद्धि में जो परिवर्तन हो रहा है, हमारे सामाजिकता में जो परिवर्तन हो रहा है, ये वंश की भी देन है, वंश का भी इसमें रोल है और वातावरण की भी अपनी भूमिका इसमें है। तो इस ऑप्शन को आप याद कर लीजिए, इस ऑप्शन को, कि जब भी कभी पूछेगा विकास के बारे में क्या सही है, तो विकास के बारे में वंश और वातावरण दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। गुणनफल होता है, योगफल नहीं, गुणनफल। बालक क्या है? वंश इंटू वातावरण, दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। चलिए, अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न हमारा क्या है आज का। स्थूल गत्यात्मक चालन कौशल का उदाहरण है, मतलब पहले ब्लैंक है, यहां एक ऑप्शन हमको भरना है कि कौन सा स्थूल गत्यात्मक चालन कौशल का उदाहरण है। स्थूल का मतलब जिसमें पूरी बॉडी हमारी गति कर रही हो, जबकि किसमें सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल की आवश्यकता होती है। अब आप समझो कि सबसे पहले ये देखो कि निचोड़ना या पकड़ना या आड़ी तिरछी देखना या भागना, इसमें जो हमारा स्थूल कौशल है वो कौन सा है? तो निचोड़ना, हम बैठ के हाथ से भी कोई चीज निचोड़ सकते हैं, ये सूक्ष्म हो गया। किसी चीज को पकड़ना भी सूक्ष्म है। तिरछा, आड़ा तिरछा देखना, कुछ लोग ऐसे देखते हैं जैसे भी देखते हो, ठीक है, आंख ऊपर करके। तो ये तीनों, मतलब ये तीनों हमारे सूक्ष्म कौशल हैं। जबकि हमें सबसे पहले क्या रखना है? स्थूल कौशल। तो भागना क्या है? स्थूल कौशल। जरा यहाँ पे भागना लिख के देखते हैं, भागने में पूरे शरीर का उपयोग होगा, तो भागना सूक्ष्म गत्यात्मक चालन कौशल का उदाहरण है। जबकि चित्र बनाने में सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल की आवश्यकता होती है। मतलब
हम पेंसिल पकड़ के उंगलियों का प्रयोग करके हाथ के सहारे चित्र बनाते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए वाला। गामक कौशल दो प्रकार के होते हैं, स्थूल गामक कौशल और सूक्ष्म गामक कौशल। जिसमें पूरी गति, पूरी बॉडी गति करे उसे हम स्थूल गामक कौशल कहते हैं, जिसमें कोई हिस्सा शरीर का गति करे उसे सूक्ष्म गामक कौशल कहते हैं। ठीक है, ग्रॉस मोटर एंड फाइन मोटर। तीसरा देखिए, इनमें से कौन सा बच्चा मध्य बाल्यावस्था में होगा? इनमें से कौन सा बच्चा मध्य बाल्यावस्था में होगा, मतलब मध्य बाल्यावस्था के कौन से गुण हैं? एक बच्चा जिसने अभी सामाजिक संदर्भों में नकल सीखना शुरू किया, ये मध्य बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, ये शैशवावस्था की विशेषता है। एक बच्चा जो अमूर्त विचारों पर आसानी से पालन कर सकता है, यहां थोड़ा रोकेंगे, आगे ऑप्शन पढ़ेंगे। एक बच्चा जो सहकार्यात्मक खेलों में शामिल नहीं हो सकता, ये गलत है। सहकार्यात्मक मतलब एक दूसरे के साथ वो खेलते हैं। एक बच्चा जो तार्किक रूप से तर्क कर सकता है और संरक्षण कर पाता है। ठीक है, अब अमूर्त को भी हम कट कर देंगे, क्योंकि आपको पता है अमूर्त की जो उम्र है वो जीन पियाजे ने 11 से 15 बताई। मध्य बाल्य अवस्था हमारी कहां से कहां तक होती है? 6 से लेकर के 12 वर्ष तक, या 6 से लेकर के 9 वर्ष तक हम मान सकते हैं मध्य बाल्यावस्था। जी, इसी को मानिए, 6 से लेकर 9 वर्ष तक। और आपको पता है कि जो हमारा वो वर्ष था मूर्त संक्रियात्मक, तीसरी अवस्था जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की, जिसका नाम था मूर्त संक्रियात्मक। मूर्त संक्रियात्मक का समय था 7 से 11। ठीक है, 7 से 11, तो लगभग ये समय यहां से मिलजुल रहा है और तार्किक सोच उसके अंदर विकसित होती है। साथ ही साथ संरक्षण भी कर पाता है। संरक्षण का मतलब, जैसे अगर हम 1 लीटर पानी ले लें, मतलब 5 किलोग्राम को अगर हम 2 भागों में बांटें तो उसका जो द्रव्यमान है वो खत्म नहीं हो जाएगा, बल्कि वो उतना ही रहेगा। इस बात को वो समझता है। 1 लीटर पानी को बड़े से ग्लास में डालने पर उसकी मात्रा बढ़ नहीं जाएगी, उतना ही रहेगा। एक चौड़े से बर्तन में डालने पर उतना ही रहेगा। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं, जो पूर्व संक्रियात्मक में होते हैं, 2 से लेकर 7 वर्ष के बीच में, वो कहते हैं बड़ी वाली गिलास में पानी ज़्यादा है, जबकि दोनों में आयतन का अंतर है, पानी की मात्रा का अंतर नहीं होता है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तीसरे का डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरे का डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए चौथे प्रश्न की ओर देखते हैं। बच्चे व्यवहार के तरीके और अपने परिवार में रहन सहन के मूल्यों और मानदंडों को सीखते हैं। बिल्कुल सही है। बच्चे जिस तरीके से व्यवहार उनके घर वाले, परिवार वाले करते हैं उसको सीखते हैं, और साथ ही साथ अपने परिवार में रहन सहन और अच्छी बातों और जो कुछ नियम होते हैं उनको सीखते हैं। बिल्कुल ये सही है, हमारा ए वाला ऑप्शन सही है। आइए आर को पढ़ते हैं। परिवार बच्चों के सामाजिकरण का एक गौण कारक है, जबकि आपको पता है कि परिवार सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है, गौण कारक नहीं है। तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाता है? गलत। अब ए वाला सही है और आर वाला गलत है। कहां पे ऑप्शन है? सी वाले पे देखिए, ए सही है और आर गलत है, इसलिए सी वाले पे टिक आप लगा देंगे। आइए पांचवें प्रश्न को देखते हैं। क्या है पांचवा प्रश्न? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मिलान है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मिलान है? शैशवावस्था में बच्चा तर्क को लागू करता है। देखो, शैशवावस्था में बच्चा तर्क करना नहीं सीखता है, सबसे पहली बात आप समझ लो। तर्क करना वो 7 से 11 वर्ष की अवस्था में सीखता है, यहां से हम कट करते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा निगमनात्मक तार्किक सोच, पूर्व संक्रियात्मक मतलब 2 से 7 वर्ष में, और निगमनात्मक मतलब नियमों को समझना, तो ऐसा उसके लिए संभव नहीं होता है। तार्किक सोच उसमें आती है लेकिन निगमनात्मक सोच अभी उसमें डेवलप नहीं होती है। ठीक, फिर क्या है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा वर्गीकरण, संरक्षण, क्रमबद्धता है ना, 2 वस्तुओं को किसी श्रेणी में लगाना गुणों के आधार पर, ये सारे गुण पाए जाते हैं। इसलिए सही युग्म हमारा कौन सा है? तीसरा वाला, तीसरी अवस्था जिसका समय 7 से 11 वर्ष माना गया।
अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में अनुकरण की शुरुआत, अमूर्त में अनुकरण की शुरुआत नहीं होती, अनुकरण की शुरुआत इसमें होती है शैशव अवस्था में। इसलिए हम इस पे सी वाले ऑप्शन पे टिक लगाते हैं। आइए छठवें प्रश्न को देखते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार स्वयं व पर्यावरण के बीच संतुलन, आपको पता है जब दो चीजों के बीच में संतुलन होता है तो उसे हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रेशन। ठीक है, जिसे हम साम्यीकरण भी कहते हैं। इक्विलिब्रेशन को हम क्या बोलते हैं? साम्यीकरण भी कहते हैं, मतलब साम्य अवस्था। ठीक है, साम्य मतलब दोनों के बीच क्या होता है? संतुलन होता है। इसमें समावेशन में आप एसिमिलेशन एकोमोडेशन मत लगाइएगा, इसमें यही वाला सही है, साम्यीकरण, दो वस्तुओं के बीच में संतुलन बनाना। ठीक है, ओके। आइए अब देखते हैं सातवें प्रश्न को। सातवां प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेव वाइगोस्की के बच्चों के बारे में विचार को सही प्रकार से दर्शाता है? मतलब कौन सा कथन है जो बच्चों के लिए लेव वाइगोस्की ने सही कहा है? क्या है? वाइगोस्की ने सुझाव दिया कि बच्चों में बहुत सी क्षमताएं होती हैं जिनमें वो कार्य शामिल हैं जिसे वो बच्चे सहायता के साथ कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। बाकी नीचे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सारे ऑप्शन क्या हैं? गलत हैं। ठीक, अंतिम वाला ही देख लीजिए। वाइगोस्की ने बच्चों की क्षमताओं को बहुत कम आंका है, ये सब नेगेटिव है, इन्हें आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आठवें प्रश्न की ओर आते हैं। एक शिक्षिका किस संरचना का इस्तेमाल करती हैं जब वह एक बच्ची की जिंगसॉ पहेली बनाने में इशारे व संकेत करती हैं? आपको पता है जहां इशारा होगा, जहां संकेत होगा, वहां लेव वाइगोस्की का इसके फोल्डिंग आएगा, पाड़ आएगा। तो बहुत ज्यादा इस पे हम विचार विमर्श नहीं करने वाले हैं। इन सारी चीजों को कम से कम 20 बार आपको पढ़ाया जा चुका है। नौवां प्रश्न हमारा क्या है? एक बाल केंद्रित कक्षा व्यक्तिवादी होती है और कठोर संरचित पाठ्यक्रम का अनुसरण करती है। ये वाला गलत है। बाल केंद्रित शिक्षा में लचीलापन होता है, कठोरता नहीं होती, और सभी लोग होते हैं, व्यक्तिवादी नहीं होती। तो ये ऑप्शन गलत है। बच्चा सबसे अच्छा तब सीखता है जब शिक्षक तानाशाह होता है। भैया दोनों ऑप्शन गलत हैं, इस वाले को चुन लीजिए। ए और बी दोनों गलत हैं, जो सेंटेंस ऊपर लिखे हैं दोनों गलत हैं। तानाशाही के रूप में अगर सिखाओगे तो फिर हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कहाँ फॉलो कर रहे हैं, समावेशी शिक्षा कहाँ फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, फिर देखिए निम्नलिखित में से क्या एक प्रगतिशाली की कक्षा की विशेषता है? जो 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन विशेषता बताता है प्रगतिशील शिक्षा की? क्या है? शिक्षिका पूरी तरह से कक्षा में नियंत्रण करती हैं। ओके, थोड़ी देर रुकते हैं यहाँ पे। बच्चों की भागीदारी न्यूनतम होती है, यह तो बिल्कुल गलत है। गतिविधियां कार्य करते समय बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है, बिल्कुल। जब बच्चे कार्य कर रहे हों तो हम उनका मूल्यांकन करते हैं। ये हमारे प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है, जिसे हम सीखने के लिए मूल्यांकन कहते हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग कहते हैं। इसलिए हम इस पे टिक लगाते हैं, ये वाला ऑप्शन सबसे मजबूत है। समय सारणी और बैठने की व्यवस्था तय करना, कोई भी कठोर नियम आपको नहीं लगाने हैं, नहीं बनाने हैं। तो 10 प्रश्न तक हम पहुंच चुके हैं। अब हम देखते हैं 11वां नंबर का प्रश्न क्या कहता है। अमित तर्क देता है कि हम कानूनों को बदल सकते हैं यदि वे समाज की जरूरतों को पूरा नहीं करते, है ना, लेकिन यह आपसी सहमति और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना चाहिए, तानाशाही करके नहीं। आपको पता है कि कोहलबर्ग ने 3 स्टेज बताई, एक प्री कन्वेंशनल, एक कन्वेंशनल, एक पोस्ट कन्वेंशनल। इसे कहते हैं पूर्व रूढ़िगत, रूढ़िगत, इसे उत्तर रूढ़िगत। ये जो विशेषता बता रहा है कि वो नियम चेंज कर देगा लोकतांत्रिक तरीके से, ये सब किस में आता है? पोस्ट कन्वेंशनल में आता है। और पोस्ट कन्वेंशनल के 2 विशेषताएं होती हैं। एक विशेषता होती है सार्वभौमिक नियमों को मानना, सार्वभौमिक नियम को मानना। एक होता है सामाजिक समझौता, एक क्या होता है? सामाजिक समझौता। ठीक है, कानून नियमों को बनाना। देखो कानून नियम ये बना रहा है वहां पे,
तो देखते हैं कौन सा इसमें आता है। सामाजिक व्यवस्था अधिविन्यास, ये तो आपका कन्वेंशनल का है। सामाजिक व्यवस्था ना कानून उनको मानना, बदलना नहीं, मानना, तो ये सेकंड वाले का है। सामाजिक अनुबंधन, हाँ ये तीसरे का है। ये क्या है, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अधिविन्यास, ये भी तीसरे का है, ये भी दूसरे का है। तो जो ये बी और सी ऑप्शन है ये पोस्ट कन्वेंशनल के दो हिस्से हैं, और जो हमारा पहला और डी वाला है ये कन्वेंशनल का एक हिस्सा है। अब इसमें से आपको देखना है कि नियम बदल रहा है। अभी मैंने आपको बताया कि जब नियम बदले लोकतांत्रिक तरीके से मतलब जिसमें सबका कल्याण हो उस नियम को वो बनाए, तो ऐसे में हम किसको लगाते हैं, सामाजिक समझौता को, समाज को ध्यान में रखता है। तो सामाजिक समझौता कह लीजिए या सामाजिक अनुबंधन अधिविन्यास कह लीजिए। अब हम आपसे बात करते हैं 12वें नंबर प्रश्न की। 12वां नंबर क्या है, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में बुद्धि के, किस बुद्धि के, यहां पे क्वेश्चन मार्क है, यहां पे क्या लगा है क्वेश्चन मार्क, हमको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। बुद्धि के व्यक्तियों में अपनी पहचान, देखो खुद को पहचानना, खुद को पहचानना मतलब होता है इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल कहां है भैया, ये वाला डी वाला है। अगर दूसरों को पहचानता तो ये हो जाता, भाषा बोलने में एक्टिव होता तो भाषाई हो जाता, अगर जीव जंतुओं से प्यार करता तो प्रकृतिवादी हो जाता, लेकिन खुद को पहचान रहा है इसलिए ये वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक, आइए 13 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। गिफ्ट के तौर पर कार मिलने पर एक 5 साल की बच्ची बोली, यह मेरे लिए नहीं है, लड़कियां कारों से नहीं खेलती हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था एक प्रश्न ऐसा दिखेगा जहां पे ऑप्शन में क्या होगा, रूढ़िगत, जहां पे ऑप्शन में क्या होगा, पक्षपात, जहां पे ऑप्शन में क्या होगा, तीसरा वाला ऑप्शन जिसे हम कहते हैं पूर्वाग्रह, तीसरा वाला ऑप्शन जिसे हम क्या कहते हैं, पूर्वाग्रह। तो अब देखिए इसमें से 3 में से एक आप चुन लीजिए। क्या लिखा है, रूढ़िवादिता, तो इसे हम क्या कहेंगे, जेंडर स्टीरियोटाइप कहते हैं। ठीक, आइए अब 2 प्रश्न और हमारे बचे हुए हैं, उसको देखते हैं। 14 नंबर का क्या है, कक्षा में संस्कृति और भाषाई भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए कौन सी नीति प्रभावी होगी। मतलब हमको सबकी संस्कृति और भाषा का ध्यान रखना है, तो कौन सा तरीका सही होगा। मानकीकृत व कठोर पाठचर्या, ये गलत है। प्रत्यक्ष निर्देश का तरीका अपनाना, ये भी गलत है। कक्षा में प्रतिस्पर्धा, ये भी गलत है। यह पहचानना कि भिन्नताएं दोष नहीं हैं, मतलब यह हमें पहचान कर लेना चाहिए कि अगर भिन्नता है किसी में तो वो कोई कमी नहीं है, वो प्राकृतिक है। तो ये हमारा तरीका क्या होगा, प्रभावी हो जाएगा। आइए हम 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि मूल्यांकन, मूल्यांकन क्या है, शैक्षणिक वर्ष में एक बार ली जाने वाली औपचारिक परीक्षाओं के माध्यम से किया जाना चाहिए। ये योगात्मक को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देता। ये जो एक बार ली जाएगी परीक्षा वो योगात्मक कहलाएगी। एक निश्चित अवधि में बच्चों की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है, बिल्कुल हम इसे रोकते हैं यहाँ पे। फिर क्या है, इसे तो कट कर दिए हैं। सभी शैक्षिक गतिविधियों का केंद्र होना चाहिए। फिर क्या है, योग्यता के क्रम में बच्चों की रैंक, ऐसा भी नहीं है। तो 15 नंबर पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी। एक निश्चित अवधि है, वो एक दिन की भी हो सकती है, एक माह की भी हो सकती है, एक वर्ष की भी हो सकती है। हमें ये पता लगाना कि बच्चे ने कितना प्रगति की, कितना नहीं। तो मूल्यांकन का उद्देश्य कौन निर्धारित करता है, NEP 2020 की निश्चित समय में बच्चे की प्रगति का जो पता लगाना है उसके लिए महत्वपूर्ण होता है मूल्यांकन। ठीक, तो आपने देखा कि हमने 8 जनवरी के जो 15 प्रश्न थे शुरू के, उसको बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से, आई थिंक 20 मिनट में हम लोगों ने कर लिया है। इसी तरीके से आपको एग्जाम में करना है। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में पार्ट 2 को लेकर के, 8 जनवरी के पेडागॉजी वाले सेक्शन को लेकर के। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास।